नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह नवादा और आप देख रहे हैं सरिंडर टाइम्स। कार्यकर्ताओं को यही फर्स्ट बैरिकेड पर रोके, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री के निवास पर जाएंगे। में रुचि रखने वाला आदमी हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जोड़ा से खबरें दिखाऊंगा और दोनों खबरों में क्या अंतर है। यानी एक खबर ऐसी कि जिसमें सरकार फेवर ले रही है, एक खबर ऐसी कि जिसमें सरकार सेम फेज पर यानी सेम आदमी उसी तरह के आदमी के ऊपर किस तरह उसके खिलाफ कर रही है। पहले देखिए, शंकराचार्य के खिलाफ सूत्र बता रहे हैं कि आज एफआईआर हो गई है। कल आदेश हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। दूसरी, ये यति नरसिम्हानंद है, ये इन्होंने पूरे भारत के धर्म का ठेका ले रखा है। ये किसी को किस समय गाली दे दे कोई नहीं जानता। इन्होंने कहा कि मोदी के तो मैं मुंह पे भी नहीं थूकना चाहता। आज मोदी लखनऊ जाने वाले थे, प्रधानमंत्री इलाहाबाद वो मेरठ जाने वाले हैं। उनके खिलाफ वहां प्रदर्शन और काले झंडे दिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। उसी को पुलिस ने रोक दिया और इनको हाउस अरेस्ट कर लिया। उसके बाद इन्होंने जो जहर उगला है और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति रामदास से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी 22 फरवरी 2026 नजरबंद होकर बैठा हुआ हूं। यहां पर 2 सम्मेलन थे दिल्ली में, हिंदू सम्मेलन। ये जो आरएसएस वाले हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, एक मेरा बच्चा चंदन सिंह मेरा शेर वो करवा रहा है, मुझे उसके सम्मेलन में जाना था। और दूसरा हरि नारायण सारस्वत जी हमारे पंडित जी, उनके सम्मेलन में मुझे जाना था। लेकिन ये मोदी आज मेरठ आ रहा है। मैं तो सारी दुनिया जानती है, मैं तो पुलिस वालों को पहले ही बता चुका कि मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। इसके पास जाने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज नजरबंद कर दिया गया है। अब मैं सभी अपने हिंदू शेरों से, जहां तक भी मेरी आवाज जाए, जहां तक भी दुनिया में मेरे शिष्य हैं, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, मोदी का पूरे भारत में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, अहिंसक रूप से अपना विरोध दर्ज करवाइए। जहां भी मोदी जाए, जहां भी कोई मेरा बच्चा, मेरा शेर, मुझे मानने वाला मेरा बेटा हो, मोदी को वही काले झंडे दिखाए। कोई हिंसा मत करो, किसी और का विरोध मत करो। ये यूजीसी का काला कानून, हमारे कत्ल का ये काला कानून, हमारी नस्ल को समाप्त करने का ये षड्यंत्र मोदी ने किया है। जहां भी ये जाए, इसको हर जगह अहिंसक रूप से विरोध दर्ज करवाओ। जहां भी ये जाए, ये मुझे पकड़ेंगे, पिंकी को पकड़ेंगे, हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी जी को पकड़ेंगे, अनिल को पकड़ेंगे, स्वामी जी को पकड़ेंगे, कितने लोगों को पकड़ेंगे। हिंदुओं, इस मोदी को दिखाओ कि तुम जिंदे हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, बंद कमरों में एक फुसफुसाहट सी है और ऐसी फुसफुसाहट है
जिसे कोई खुले में कहने के लिए तैयार नहीं है, सब बंद कमरे में कहने को तैयार है। दुनिया में सबसे ताकतवर अमेरिका और उस अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए जज, वही जज उस अपने मनोनीत करने वाले के खिलाफ या उसकी सरकार के खिलाफ फैसला दे देते हैं। और एक झटके में जिस तरह से टैरिफ वार इस समय इस संसार में चल रहा था, यहां तक कि युद्ध से ज्यादा खतरनाक टैरिफ हो गया था, उस पर एक झटके में सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है और कहती है कि आपको अधिकार नहीं है कि आप इस तरह से कर सके। रिपब्लिकन जो उनके सामने वाले हैं, अपोजिशन वाले हैं, वो करीब 12 राज्यों में इस टैरिफ के खिलाफ गए थे। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने आदेश में कह दिया कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, आपको इस पर रोक लगानी पड़ेगी, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। ऐसा साहस उसी के लोग जो उससे जुड़े हुए थे, जिनको उसने अपॉइंट किया था, ऐसा साहस कहां देखने को मिलता है? फुसफुसाहट है ये। दूसरी फुसफुसाहट क्या है? भारत में न्याय व्यवस्था में जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला पहुंचता है, मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एक लंबी फेहरिस्त गिनवाने वाला हूं। उस फेहरिस्त में आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, 50-50 करोड़ लेकर 50 खोके सब ओके करके सरकार बनाई गई। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, उसको 2 फाड़ कर दिया। उसमें राज्यपाल की भूमिका पर उंगली उठी, राज्यपाल को अवैध घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और कहा कि ये आपने गलत काम किया है, इस तरह से पार्टी नहीं टूटनी चाहिए थी, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। परंतु जब सरकार हटाने का सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सरकार नहीं हटाएंगे, सरकार चलती रहेगी। यानी जो अवैध सरकार है, सुप्रीम कोर्ट जिसे अवैध मान रहा है, वो सरकार चलती रहेगी। राज्यपाल अवैध है, वो हट जाएंगे, परंतु सरकार नहीं हटेगी। ये सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पे भी उठा था। इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह से नेक्सस काम कर रहा था कॉर्पोरेट और सरकार का। वो सरकार, ऐसी सरकार जो कॉर्पोरेट को धमका कर ईडी, सीबीआई ये सब करके और अपने हक में खड़ा कर लेती है और उनसे मोटा चंदा लेती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, विपक्षी दल लेके गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अवैध है, काला धन है। और आपको याद होगा, काला धन पर बीजेपी की सरकार ने पहले ही आदेश में अपने में एक एसआईटी का गठन हुआ था। उस एसआईटी में आज क्या हुआ कोई नहीं जानता, 12 साल हो गए। ये काला धन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, परंतु इसका गुनहगार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये काला है, ये अवैध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। पैसा वापस हो ना हो, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। ये 16,000 करोड़ का मामला था, सुप्रीम कोर्ट मौन हो जाता है। उसके बाद पेगासिस का मामला आता है। पेगासिस में विपक्षी और कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं जी हमारे खिलाफ जांच हो रही है, हमारी कॉल रिकॉर्ड कराई जा रही है, हमारी गतिविधियों पर रोक, मतलब पर सरकार ने निगरानी बैठा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, इस पर तो रोक लगनी चाहिए। और जो याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने कहा जी इसमें एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल, उस सॉफ्टवेयर को भी खुले पब्लिक में आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे सरकार के, उन्होंने कहा नहीं, हम उस सॉफ्टवेयर का जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट मौन हो गया। और इस पेगासिस में क्या हुआ, कौन नेता, अधिकारी, पत्रकार, यहां तक कि जजों की निगरानी भी उस पेगासिस के सॉफ्टवेयर से हो रही थी। परंतु एक
84 बात पर मामला खत्म हो गया, या यूं गए ठंडे बस्ते में चला गया। एक मामला आया राफेल का। राफेल के खिलाफ विपक्ष न्यायालय गया। विपक्ष ने कहा हम 560 करोड़ रुपए में राफेल खरीद रहे थे, अब सरकार ने 1600 करोड़ में खरीदा है, इतने इसमें घोटाला है। सरकार ने कहा हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ घोटाला तो लगता है। तो सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, उस समय जब विपक्षी सरकार खरीद रही थी, यानी पहले जो सरकार खरीद रही थी, उसमें उतने इक्विपमेंट नहीं लगे हुए थे, इसी और अब ज्यादा इक्विपमेंट लगे हुए हैं, हम इसकी कीमत इसलिए ज्यादा दे रहे हैं। तो सरकार ने कहा आप इसकी कीमत तो बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वकील ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, नहीं नहीं हम इसकी कीमत नहीं बता सकते, क्योंकि अगर कीमत बताएंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बात तो सही है, बात आई गई होगी। दूसरा मामला आया शेयर बाजार का। शेयर बाजार में किस तरह से एक दिन में 12 लाख करोड़ का भारत के लोगों को चूना लग गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और सेबी की उसमें भूमिका जो थी, उस सेबी की भूमिका पर सवाल उठे। 2024 का एक जिक्र आपको और मैं बताता चलूं कि चुनाव के परिणाम जब आने वाले थे, उससे एक दिन 2 दिन पहले सरकार ने कहा पैसा कमाना है तो शेयर बाजार में हिस्सा लगा दीजिए, और ये बोलने वाले थे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। लोगों ने पैसा फूंक दिया, उसमें लगा दिया, और जब परिणाम आया तो उसमें 12 लाख करोड़ का एक दिन में नुकसान भारत के लोगों को हो गया। उसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर नुकसान पहले हो चुका था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी संस्था यानी सेबी को ही सेबी की जांच करने का अधिकार दे दिया। आप खुद सोचिए, जो अपराधी है, जिसने वो काम किया है, जिसने वो घोटाला करवाया है, जिसकी देखरेख में वो घोटाला हुआ है, वो कैसे जांच कर सकता है? आप खुद महसूस करिए, ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का था। उसके अलावा अगर इन सब चीजों को जोड़ते हुए आगे बढ़ते चलते हैं, एसआईआर का मामला आया, पहले ईवीएम का मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ईवीएम का डेमो हमें दिखाइए, तो उसके लिए कई विपक्षी तैयार हुए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पर तारीख उसकी लगाते रहे। उसके बाद एसआईआर का मामला आ गया। पहले राजीव कुमार थे, अब ज्ञानेश कुमार है। जब विपक्षी एसआईआर के खिलाफ कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, ये संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, इसके काम पर हम रोक नहीं लगा सकते, आप कुछ और हो तो आप अपने पास लाइए। पहला जो एसआईआर हुआ वो बिहार में हुआ, और वहां विपक्ष की क्या हालत हुई आप लोगों को पता होगा। जमीन में पर आ गया विपक्ष उसी एसआईआर के चलते। चुनाव आयोग को उसमें क्लीन चिट मिल गई। चुनाव आयोग ने कहा नहीं नहीं, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है सही कर रहा है, यानी वहां भी सरकार को क्लीन चिट मिल गई। एक मामला आया पिछले दिनों छात्रों का, नीट का पेपर लीक हुआ। नीट के पेपर में सरकार ने कई मामले दर्ज कराए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें शामिल की गई कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इस तरह से नहीं कर सकते, तो वहां सॉलिसिटर जनरल ने कहा नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने उन लोगों को पकड़ लिया है और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं देखा कि इन लोगों ने किसको पकड़ा है, क्या मास्टरमाइंड को पकड़ा है, क्या वो पेपर दोबारा से ये कराएंगे, क्या उस पेपर में जो पास हुए थे उनको फेल करेंगे, कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सरकार को एक बार फिर से क्लीन चिट दे दी। इसी तरह निर्भया कांड जैसा एक कांड पश्चिम बंगाल में हुआ, वहां एक नर्स के साथ बदतमीजी हुई, उसके साथ जो घिनौना हुआ उसका स्लो मोटो
सरकार उसने सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर एक्शन लेंगे, परंतु उसमें एक्शन क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। क्या सजा हुई, किसको सजा हुई, कहां गई वो सजा, किसी को पता नहीं है। यानी वो मामला भी रफा दफा हो गया। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियों का मामला है। एक जज जाते जाते फैसला दे गए, चीफ जस्टिस गवाई, मैं नाम ले लेता हूं, कि 100 मीटर तक की जो पहाड़ियां केवल उन्हीं को पहाड़ियां माना जाए और उनके नीचे ही उन्हीं पर, अगर वो छोटी है तो आप उस पर खनन कर सकते हैं, अगर 100 मीटर के तो उस पर खनन नहीं कर सकते। अजीब सा फैसला था ये। सरकार की जब किरकिरी हुई चारों तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट में अपने आप ही सो मोटो लिया और अपने ही उस फैसले को बदल दिया। यानी एक बार फिर से सरकार की ढाल सुप्रीम कोर्ट बन गई। जहां सरकार को फंसना चाहिए था वहां सुप्रीम कोर्ट आकर खड़ी हो गई। एक और मामला था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा नहीं, इस देश में कानून का राज चलेगा, बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलेगा, बुलडोजर प्रथा को खत्म करना पड़ेगा, ये गरीबों के लिए नुकसानदायक है, ये फलाना कर सकता है, ये इस तरह की बातें हुई। परंतु ठीक 25 दिन बाद उत्तर प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आंखें मूंद ली और कुछ नहीं बोला। उसके अलावा यूजीसी पर अभी एक सुप्रीम कोर्ट फैसला आया, सरकार ने फैसला लिया कि अब यूजीसी में दलितों के साथ साथ ओबीसी को भी कोई गलत भावना से नहीं देखेगा, उसके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब मामला बिगड़ा और सरकार फंसती नजर आई तो एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। मामला यानी सरकार की ढाल फिर से सुप्रीम कोर्ट आकर बन गई। ऐसे ही दर्जनों मामले मैं आपको गिनवा सकता हूं। सीएए में क्या हुआ, सीएए में जब सरकार को फायदा हुआ तो उसको जारी रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। उसके अलावा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, यह फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब विपक्ष पहुंचा तो विपक्ष ने कहा कि जी एक जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है, आप ये काम कर लीजिए कि हाँ, इस तरह से आप निर्धारित कर सकते हैं और अगर सरकार चाहे तो कानून बना सकती है। सरकार ने कानून बना दिया, एक प्रधानमंत्री, एक उनका मंत्री और एक विपक्ष का नेता। क्या पारदर्शी हो सकता है चुनाव आयुक्त, जिसकी नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री कर रहा हो? क्या वो प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है? सोचने वाली बात है। अब आप एक एक चीजों को आप जोड़ते चले जाइए। ईडी का डायरेक्टर संजय मिश्रा, लगातार 5 एक्सटेंशन उन्हें मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले 2 उनको जायज मानता है, तीसरे को भी जायज मान लेता है, चौथे को भी जायज मान लेता है, लेकिन 5वें में कहता नहीं, अब इनको आप इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं विपक्षियों को जो दबाने के लिए जो काम किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कि ईडी एक ऐसी संस्था बन गई है जो विपक्षियों को दबाने का हथियार बन गई है, ऐसे में इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, परंतु सरकार को कोई आंच नहीं आई। ऐसे फैसले हैं ये लंबी फहरिस्त है। आप देखिए, पहले सीएजी वो रिपोर्ट बनाती थी, सीएजी की रिपोर्ट पर कोयला घोटाले की रिपोर्ट आई थी, उस समय विनोद राय सीएजी थे, सरकार बदल गई थी, सरकार फंस गई थी। आज सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने से ही मना कर दिया है। एक और सीवीसी तो खत्म ही हो गया है। भारत में बस ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जहां सरकार फंस रही हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मौन आप खुद देख रहे हैं। मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी। भारत में जजों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, अमेरिका में करते हैं।
भारत में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के थ्रू होती है। भारत में जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ वही जज फैसला दे देते हैं। लेकिन यहां क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया। सरकार को क्लीन चिट मिल जाती है, जबकि उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है कॉलेजियम में बनाने में। अब लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में कॉलेजियम बन रहा है। अगर यही है तो फिर यही फैसले इस देश में आते रहेंगे। आप अमेरिका के फैसले को याद करिए, उसके बाद भारत के फैसलों को याद करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। फर्क आपको साफ नजर आएगा। न्याय होता है, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए और न्याय होना भी चाहिए। न्याय लटका हुआ नहीं होना चाहिए। सरकार को बचाने वाला न्याय होगा तो आम आदमी के अधिकारों को वहां कुचला ही जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।